मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र के पाठ संख्या 1 जिसका नाम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों पहला ही सवाल दिया गया है कि बिहार के विकास में बाधक क्या है, यानी कि बिहार के विकास में बाधक कौन कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़ या इनमें से सभी। तो बिहार के विकास में गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़ ये सब बाधा ही है, इसीलिए पहला का सही उत्तर हो जाएगा डी। बिहार के विकास में गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़ ये तीनों क्या है, बाधक है। अगला सवाल दिया गया है किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है। किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका का। श्रीलंका देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है। मानव विकास सूचकांक कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। HDI का फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका देश का HDI रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत से अच्छा है। अगला सवाल दिया गया है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग इनमें से कौन है। आर्थिक आधारभूत संरचना का इनमें से अंग कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का ए। संचार जो है यह आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। अगला सवाल दिया गया है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। चलिए इसका सही उत्तर बताइए। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर की जाती है, तो मानव विकास रिपोर्ट शैक्षणिक स्तर पर भी, स्वास्थ्य स्थिति पर भी, प्रति व्यक्ति आय पर, यानी कि इन सभी पर घटक तैयार की जाती है। किसकी, मानव विकास रिपोर्ट की। और ये 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। जो भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया है उन सभी सवालों को ध्यान से गौर से देखते जाना है, क्योंकि ऐसे सवाल हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में एक बार फिर पूछे थे। तो इसीलिए जो सवाल परीक्षा में पूछ चुका है तो उसको जरूर से जरूर देखना है। अगला सवाल है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ऐसा किसने कहा। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ऐसा किसने कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण क्या है। इनमें से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण क्या है। ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, इनमें से सभी। तो ट्रैक्टर भी, उपकरण भी और मशीन भी, ये सब तीनों के तीनों क्या है, पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। अगला सवाल दिया गया है इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो सभी लोगों को मालूम है, आपका भी आंसर सही होगा कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, तो इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी से जरूर बताइए, क्योंकि ये 4 बार आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हमारे देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिस भी देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है, जिस भी देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है उसे विकसित देश कहा जाता है। और जो हम लोग का देश है भारत, उसको क्या कहा जाता है, विकासशील कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, हम लोग का जो देश है ये क्या है, विकासशील देश है, जबकि अमेरिका क्या हो जाएगा, विकसित देश के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे राज्य बिहार को, अपने राज्य बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बीमारू राज्य के श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा सी, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है।
अगला सवाल दिया गया है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? चलिए इसका आंसर बताइए, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? कौन ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो जो राज्य पिछड़ा राज्य होगा उसी का तो प्रति व्यक्ति आय कम होगा। और कौन ऐसा राज्य है जिसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बीमारू राज्य कहा जाता है। तो बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहिए, बीमारू राज्य के श्रेणी में रखिए। और जिस राज्य का जो राज्य पिछड़ा राज्य होगा वही प्रति व्यक्ति आय के मामला में सबसे कम होगा। यानी कि मिला जुला कर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, सबसे कम बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय है। अगला सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 2015 ईस्वी में। जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र कौन है? तो अभी इसका आंसर आप लोगों ने बताया, हमने आपको बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश भारत में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। अगला सवाल है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर बताइए, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। अगला सवाल है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो यहाँ पर आप लोग उपयुक्त तो सभी मत मार दीजिएगा, क्योंकि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला सवाल है, किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कौन ऐसा देश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसका पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला सवाल है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? आप ही लोग इसका आंसर बताइए, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। अगला सवाल दिया गया है, किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? कौन ऐसा देश है जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसिया एक ऐसा देश है जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप लोगों का क्लास दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और अगला सवाल दिया गया है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है ऐसा किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेट के द्वारा कहा गया है। गरीबी जो है ना एक कैंसर रोग की तरह होती है, गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है, ऐसा अर्थशास्त्री कुजनेट के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? और ये भी 3 बार पूछा गया सवाल है। तृतीय क्षेत्र किसको कहा जाता है, ये भी आप ही लोग को आंसर बताना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि अभी तक आपने ये तीनों समझ लिया कि प्रथम क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? इसका आंसर आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 ईस्वी से लेके 1956 ईस्वी तक था। अगला सवाल दिया गया है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, जीविकोपार्जन, मनोरंजन एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य याद रखिएगा जीविकोपार्जन भी होता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है,
पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंतर्गत आता है? पशुपालन मत्स्य पालन यह एक प्रकार की खेती ही तो है। तो पशुपालन और मत्स्य पालन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि द्वितीयक में तो हम लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो बचा मछली और मत्स्य किस में हो जाएगा? प्राथमिक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? चलिए इसके आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी शामिल होता है, खनन भी शामिल होता है और पशुपालन। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि कृषि, खनन, पशुपालन ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकसित देशों की आय में आर्थिक वृद्धि ही पद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन है? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन है? तो सही उत्तर इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, अन्यथा हम बता रहे हैं आर्थिक संरचना का घटक जो है वो वित्त को कहा जाता है, फाइनेंस को कहा जाता है। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था के तहत किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? सबसे पहले इस सवाल को सुनिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, ये तो मालूम हो गया। और कृषि किस क्षेत्र का अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीय? तो आप लोग जानते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो कृषि के वही कहा जाता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब खनन क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। अगला सवाल दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड एक डेयरी विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, ब्रॉडलैंड आयोग संबंधित है। ये भी 2 बार पूछा गया सवाल, इसको हल्का में मत लीजिए। ब्रॉडलैंड आयोग से संबंधित किससे है? तो सतत विकास से संबंधित है। ब्रॉडलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था। अगला सवाल है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि के पारिश्रमिक को लगान कहा जाता है। अगला सवाल दिया है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका आंसर आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा, अप्रैल 2002 ईस्वी को। अप्रैल 2002 ईस्वी को भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? कौन ऐसी आर्थिक क्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण के लोग, गांव के लोग सबसे अधिक खेती करते हैं। और खेती किस क्षेत्र का अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्राथमिक क्रिया है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती आता है, कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन, ये सब क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अगला सवाल है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो वैश्वीकरण की नीति से सबसे जो कम क्षेत्र लाभ हुआ है, सबसे कम लाभ कृषि क्षेत्र को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि, ये भी सही है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, यानी कि सबसे अधिक यहाँ के लोग खेती पर निर्भर करते हैं और खेती से कोई कुछ होने वाला नहीं है। तीसरा, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, एक तरफ बाढ़ होता है तो एक तरफ सूखा का मार झेलता है बिहार, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण इनमें से सभी है। अगला सवाल दिया गया है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोनस भुगतान अधिनियम बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो शिक्षा है, यह गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। 44 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? HDI में मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किसका है? कौन ऐसा देश है? तो सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे एक ऐसा देश है जो मानव विकास सूचकांक में सबसे उच्च स्थान पर है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2017 से 2022 तक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि ठीक है, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का रैंक सबसे ऊपर है? राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का रैंक सबसे अधिक है? जल्दी से आंसर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा केरला का। केरला का राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में सबसे, राज्य में यदि बात कीजिएगा तो सबसे रैंक ऊपर है। यदि देश में बात कीजिएगा तो नॉर्वे आ जाएगा, और भारत में राज्य के बारे में बात कीजिएगा तो केरला आ जाएगा। सवाल है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो गैस एवं बिजली उत्पादन को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गैस और बिजली जो है यह उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसको क्या रखा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। अगला सवाल है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। अगला सवाल दिया गया है, द्वितीयक क्षेत्र के नाम से किसको भी जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र बोले या औद्योगिक क्षेत्र बोले, दोनों बतिया क्या है? एक ही है। तो औद्योगिक क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में 1868 ईस्वी में, भारत में 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया। अगला सवाल दिया गया है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ऐसा किसने कहा? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, अभी हमने आपको बताया कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगला सवाल दिया गया है, कृषि को किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो सही उत्तर हो जाएगा पहली ही पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? चलिए बढ़िया सवाल है, आंसर आप लोग बताइए। भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड योजना आयोग के द्वारा दिया गया है, इसीलिए 56 का सही उत्तर बी हो जाएगा। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड योजना आयोग के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो कार्यशील जनसंख्या का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो किस क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया और यहाँ से टोटल सवाल होता है दोस्तों समाप्त। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। इन सभी सवालों का आप लोग को रट जाना है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करवाइएगा।